हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है रेस्पिरेशन लेके आई हूँ। रेस्पिरेशन के जरिए हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और चाहेंगे कि आप लोग और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे जाएं, सीखें। और बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि प्लीज़ मैम इंग्लिश में भी बताइए। मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को इंक्लूड करके दोनों मीडियम के बच्चों को हमारे इस चैनल के जरिए लाभ हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन जैसे हम लोग जानते हैं ना, श्वसन ब्रीदिंग, एक्सेल, इनहेल, ये सब पढ़े हैं ना। इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? श्वसन जिसको हम लोग जनरली हम लोग क्या जानते हैं, सांस लेना। पर सांस लेने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, वो हम इस चैप्टर और इस टॉपिक के जरिए जानेंगे। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं जिसको हम लोग सांस लेना कहते हैं ना, उसको जनरली ब्रीदिंग कहा जाता है। मीन्स क्या कि सांस, ऑक्सीजन जो एयर में, वायुमंडल में जितने भी गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे भीतर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन श्वसन होता क्या है? श्वसन इसको नहीं कह सकते। श्वसन कह सकते हैं क्या? जिससे कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं भीतर में जाकर हो, यानी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या मिले, हमें एटीपी के द्वारा, यानी एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिले। और एटीपी कहाँ मिलता है, हम ये सभी जानते हैं। जिस तरह कि हम पौधों के साइड्स पढ़ें कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं के कारण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण क्या मिला हमें मिला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मिला हमें, और वो पौधे हम क्या लेते हैं वायुमंडल से, वो सांस के रूप में, यानी वो अपने श्वास के रूप में क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। लेकिन हम जितने भी जीवधारी हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो श्वसन क्या है? श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक विशेष प्रकार की जैव मीन्स क्या, जैविक रासायनिक क्रिया है, जिसमें भोज्य पदार्थ जो होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है, वो सरल पदार्थों में विघटित होकर क्या मिलता है हमें ऊर्जा मुक्त करता है, यानी उससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। सभी जीवित कोशिकाओं जैसे कि पौधे हुए, प्राणियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें श्वसन के जरिए ही प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन का निर्माण, मिट्टी से जल, खनिज लवण का अवशोषण, ग्लूकोज से स्टार्च का निर्माण आदि के लिए क्या होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इससे हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? ये जो है सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है कि इससे हम लोग श्वसन से ही प्राप्त कर सकते हैं। श्वसन के लिए हमारे पास जैसे श्वसन अंगों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग अपने शरीर की बात करें तो हमारे श्वसन अंगे, हम लोग नाक के नसा द्वार से हम लोग श्वास को लेते हैं, फिर वो ट्रेकिया के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, और लंग्स के जरिए, डायफ्राम के जरिए हम लोग सांस को फिर से लेते हैं। और वो ये हम लोग सिर्फ लेना हुआ, ठीक है। और जो फिर हम लोग उसको बाहर की तरफ करते हैं, जो नाक के द्वारा दिल लिया जा रहा है, वो उसको क्या है, श्वसन अंग है हमारे शरीर के। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं जिनके अपने अपने श्वसन अंग होते हैं। जैसे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने, तो और ग्लूकोज के अणुओं को विघटन, जब तक हम लोग श्वसन नहीं लेंगे, हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, श्वसन जो ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो टूटता है, और हमें ऊर्जा, संचय रूप से भाग लेने वाले अंगों और रचनाओं को ही श्वसन अंग कहा जाता है। तो ग्लूकोज के अणुओं को विघटन यानी उनके टूटने की, फिर जो ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उसको इकट्ठा करने की जो अंग होते हैं, जो रचनाएं होती है, उसको श्वसन अंग कहा जाता है। तो जिसके कारण हम क्या, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑर्गन लेवल रेस्पिरेशन। श्वसन अंगों को क्या विशेषताएं क्या होती है कि श्वसन अंग हमेशा नम होते हैं। ठीक है, श्वसन अंगों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण और परासरण के द्वारा आदान प्रदान होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विसरण किसे कहते हैं और परासरण किसे कहते हैं। क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक था, हमने विसरण परासरण को हमने स्किप किया है। आई थिंक आपके साथ सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को यहाँ पर समझा सके। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये सिलेबस में आपके नहीं है, और यदि कहीं से आपको जानकारी मिलती है कि हाँ ये आपके सिलेबस में है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ये टॉपिक ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है,
तो विसरण परासरण के जरिए हमारे आदान प्रदान होता है। विसरण किसको कहते हैं और परासरण किसको कहते हैं मैं बताऊंगी अभी। गैसों के आदान प्रदान के लिए जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, वो विस्तृत ही उपयुक्त होता है। जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल हम और आसानी से सांस ले पाते हैं। ठीक है। श्वसनीय गैसों को कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने और हानिकारक CO2 को बाहर निकालने के लिए, जिसको परिवहनीय जो होता है वो जरूरी होता है। यानी कि श्वसन गैसों का जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये श्वसन अंगों की विशेषताएं होती है। ठीक है। और जो जितने भी होते हैं वो क्या है, बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि हमारा खुद का नाक हुआ, बहुत सारे ऐसे जीवधारियों के छोटे छोटे छेद होते हैं। और भी हम जानेंगे कि त्वचा के जरिए किस तरह से श्वसन होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के श्वसन स्थल क्या हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि एस्ट्रोमेटा के जरिए पौधों का जो श्वसन अंग होता है, पर्णरंध्र जिसको एस्ट्रोमेटा कहा जाता है, वातरंध्र जिसको लेंटिकल्स कहा जाता है, श्वसन जड़ें यानी कि न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, ये होते हैं। ठीक है। तो जलीय पौधे ऑक्सीजन से जल से प्राप्त करते हैं। जो जलीय जो पौधे होते हैं, जैसे जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे, वो तो प्राप्त करेंगे जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से ही प्राप्त करेंगे ना। जबकि स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से डायरेक्ट लेते हैं। तो एस्ट्रोमेटा, जैसा कि हम लोगों ने एस्ट्रोमेटा को देखिए आपके डायग्राम में भी यहाँ पर दिखाया गया है। एस्ट्रोमेटा के जरिए, और इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया में कि एस्ट्रोमेटा के जरिए पौधों के पत्तियों की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको सूक्ष्म रंध्रों को ही पर्णरंध्र या एस्ट्रोमेटा कहा जाता है। ये एस्ट्रोमेटा ओपन एंड क्लोज होते रहता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आप लोगों को। ये ओपन एंड क्लोज होते रहता है। ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज होता है जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। और जैसे ही ओपन होता है ऑक्सीजन चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, फिर उधर से हमें ऑक्सीजन मुक्त होकर मिलता है। तो ये श्वसन के जरिए ही फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है। ठीक है। उसके बाद आता है लेंटिकल्स। बहुत सारे ऐसे काष्ठीय पौधे होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। यानी पौधों का जो काष्ठीय पौधे का लकड़ी नुमा जो पौधे होते हैं, उनकी जो ऊपरी त्वचा क्या होती है कि बहुत होने के बाद वो कड़े हो जाते हैं। कड़े हो जाने के बाद वो फट जाते हैं, तो उसमें अनेक छेद हो जाते हैं, जिससे वहाँ से भी वो लोग सांस लेते हैं, वहाँ से भी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये क्यूटिकल विहीन होते हैं और हर समय खुले ही रहते हैं। ठीक है। और इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो पौधों का जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका जो ये इस तरह से वो ऊपरी हिस्सा फट जाता है और ये ओपन रहता है। ठीक है। इस ओपन के कारण ये जो ये खुले हुए रहते हैं, इनके छिद्र खुले हुए रहते हैं और इस तरह से गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है। उस तरह से न्यूमेटोफोर भी बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो दलदल इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर सांस उनको लेने में तकलीफ होती है। तो उनके जो जड़ों के आसपास क्या होता है, उनके खुद के जड़ इस तरह से निकल जाते हैं। ये इनके जो ऊपरी हिस्से पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि आसानी से ये सांस ले पाएँ। ठीक है। तो इनको न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है, न्यूमेटोफोर जिसको कहा जाता है। ठीक है। कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है न्यूमेटोफोर क्या होता है। ये जिन स्थानों पर सदैव दलदल रहता है, वहाँ की मिट्टी जल से ओत-पोत रहती है, तो मिट्टी में हवा की कमी हो जाती है। और उस स्थानों में जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधे या वृक्षों की जड़ें में एक प्रकार की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं कि उनकी जड़ें हमेशा ऋणात्मक यानी जियोट्रॉपिक हो जाती हैं और वो दलदल से बाहर निकल आती हैं। इनके वृक्ष के आसपास वो खूंटी के समान खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा। इन जड़ों के बाहरी सतह पर क्या होते हैं, अनेक वातरंध्र होते हैं, अनेक एस्ट्रोमेटा होते हैं, छोटे छोटे जिनके द्वारा गैसों का लेन देन में सुविधा होती है। और इस प्रकार के जड़ों को क्या कहा जाता है, इनको श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहा जाता है। ये किस तरह के पौधों में पाया जाता है, ये श्वसन मूल पाए जाते हैं राइजोफोरा में, सोनेरेशिया में, सुंदरी पौधे में, जो हमारे वेस्ट बंगाल सुंदरवन के जंगलों में हमें मिलता है सुंदरी पौधे, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो जिसको न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, प्राणियों के श्वसन अंग क्या होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनका सिर्फ श्वसन अंग बाह्य त्वचा हो सकता है, उनका शरीर के बाहरी सतह हो सकती है, ट्रैकिया हो सकता है। और हमारा क्या है श्वसन अंग, हमारा होता है फेफड़ा, जिसको लंग्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो
बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिनका श्वसन अंग, जंतुओं के श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनको श्वसन अंग कहा जाता है, जिनके द्वारा वो सांस ले सकते हैं। तो बॉडी सरफेस के जरिए बहुत सारे ऐसे एक कोशिकीय प्राणी हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंज आदि में श्वसन क्रिया के लिए क्या गैसों के आदान प्रदान के लिए शरीर की बाहरी सतह के द्वारा कार्य होता है, बाहरी सतह के द्वारा। और ये क्या होता है, एक विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो विसरण क्या होता है, विसरण मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि वो क्या होता है। तो जैसा कि दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि विसरण किसे कहा जाता है, डिफ्यूजन जिसको कहा जाता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अभी यदि आप घर में एक अगरबत्ती जलाएं और एक अगरबत्ती एक रूम में जलाते हैं तो कुछ देर के बाद आपको पूरे रूम में अगरबत्ती का गंध, मीन्स उसका स्मेल आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर अगरबत्ती, कोई सेंटेड चीज़ यहाँ पर सेंटेड चीज़ों का स्मेल आ रहा है। वो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा डिफ्यूजन के जरिए हुआ। डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स कि जहाँ पर किसी भी ऐसे ठोस पदार्थ, ठोस द्रव या गैस कहिए, उसके अणुओं का अधिक सांद्रता वाले, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो इसके जो अणु होते हैं वो जहाँ अधिक सांद्रता है, मान लीजिए कि अधिक सांद्रता मतलब मीन्स क्या, वहाँ पर अगरबत्ती आपने जलाई, वहाँ पर अगरबत्ती का जो स्मेल है, जो धुआं है, वो अधिक सांद्रता वाले है, और वहाँ से वो कहाँ मूव कर रहा है, वो कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की इस क्रिया को ही, इस विधि को ही विसरण के नाम से जाना जाता है, यानी डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी पदार्थ या ठोस द्रव या गैस कहिए, उसके अणुओं को अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर स्थानांतरण करने की क्रिया को ही ऑस्मोसिस या विसरण कहा जाता है। सॉरी, ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन या फिर विसरण कहा जाता है। और ये कब तक होती रहती है, जब तक कि पूरे रूम में एक ही जैसा स्मेल ना हो जाए, यानी कि सब तरफ अणु बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस किसको कहा जाता है, जिसको परासरण कहा जाता है। तो जब दो भिन्न, जो अलग अलग जो सांद्रता वाले होते हैं, यानी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन जिसका होता है, दो ऐसे लिक्विड होते हैं जो एक अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के से अलग अलग कर दिया जाता है, तब क्या होता है कि इनमें कम सांद्रता वाला घोल का घोलक अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जाता है। ठीक है, कम सांद्रता वाले घोल का घोलक अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करने की क्रिया को ही परासरण कहा जाता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। और ये इट टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड मीडियम में ही होता है, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें विसरण में ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें लिक्विड में ही हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो जो शरीर का जो बॉडी सरफेस के जो द्वारा जो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंज जो इतने हैं, वो विसरण विधि द्वारा ही इनकी सांसों का, यानी इनके गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब त्वचा के जरिए भी बहुत सारे ऐसे स्थलीय जीव होते हैं, जैसे कि केंचुआ हुआ, जोंक हुआ। इनमें क्या होता है कि बहुत से त्वचा के जरिए ये लोग सांस लेते हैं। इनकी त्वचा जो रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, यानी काफ़ी ज़्यादा केशिकाएं जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं, और जिसके कारण ये सांस ले पाते हैं। जब आपने देखा होगा कि टूट जब पानी में डूबा रहता है, या फिर शीत या ग्रीष्म में, गर्मी में बहुत निष्क्रिय रहता है, या कीचड़ में या नम में मिट्टी में धंसा हुआ निष्क्रिय पड़ा रहता है, तो उस समय इसमें आर्द्र त्वचा, यानी इसकी जो गीली त्वचा के कारण ही इसमें गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मेंढक को पानी के ऊपर पलट जाते हुए देखना, तो उस तरह से वो कैसे सांस लेता है, वो इसी विधि के द्वारा ही सांस लेता है। ठीक है, त्वचा के जरिए ही सांस लेता है। ट्रेकिया के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो सांस लेते हैं। ट्रेकिया मीन्स क्या है, एक लंबी पाइप की तरह नली जो होती है उसको ट्रेकिया कहा जाता है। स्थलीय कीट जैसे तिलचट्टा, टिड्डा, मक्खी, मच्छर, ये सब जो प्राणी होते हैं उनमें ट्रेकिया पाया जाता है, यानी एक नई प्रकार की नली पाई जाती है। और कीटों में गैस का विनिमय श्वास नली एंड ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होती है। और जो इनकी जो शाखाएं होती है, मीन्स ट्रेकिया के जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, वो सभी ऊतकों में फैली हुई होती हैं, और ये श्वसन रंध्रों के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, और बहुत सारे स्पाइकल्स के द्वारा
वो बाहर की तरफ खुलती है। जो कीट के जो वक्ष में मीन्स उनके छाती के ऊपर 2 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं और उनके उदर क्षेत्र में यानी उनके पेट पे भी यानी उनके स्टमक के ऊपर भी 8 जोड़ी पाए जाते हैं। तो कीटों में पाए जाने वाले रुधिर में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है। उनके श्वसन वर्णक जैसे होता है ना, श्वसन वर्णक रुधिर में यानी ब्लड में कोई ऐसा नहीं पाया जाता है। और श्वास क्रिया के द्वारा उदर भागों में पेशियों की संकुचन तथा परासरण द्वारा ही होता है। अब इसमें परासरण द्वारा हो रहा है, वहाँ पर हमें क्या समझ में आया था कि वो विसरण के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब आप देखे होंगे बहुत सारे फिशेस को तो आपने देखा ही होगा सांस लेते हुए, ये किस तरह से वो सांस लेती हैं। तो मछली हुआ चाहे कुछ जलीय जीव जिससे क्लोम्स, जिसको गिल्स के नाम से जाना जाता है, उनमें श्वसन अंग पाया जाता है जिसको गिल्स कहा जाता है। इनकी दीवार पतली होती है और इनमें रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। ये जो गिल्स होते हैं अपर कूलम के नीचे स्थित गिल चैम्बर्स में पाए जाते हैं। आप जब मछलियों को देखते होंगे तो उनका जो गिल्स अपर कूलम के नीचे स्थित गिल्स चैम्बर में पाए जाते हैं। मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल को लेती हैं, चूँकि वो पानी में रहती हैं तो जल के द्वारा लेती हैं अपने जल के मुंह के द्वारा जल को लेती हैं और फिर ये गिल्स फिलामेंट से होते हुए अपर कूलम के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। गिल्स फिलामेंट से होते हुए अपर कूलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि जल बाहर निकलते समय गिल से होकर गुजरता है, जिससे कि जो घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो विसरण के द्वारा रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं और CO2 रक्त से बाहर निकलकर जल के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो गिल्स के द्वारा ऐसे मछलियाँ सांस लेती हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि सहायक श्वसन अंग क्या होता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो पानी के बाहर भी रख देने के कारण वो बहुत देर तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं जिसके कारण वो एयर में भी डायरेक्ट सांस ले सकती हैं। मछलियों को पानी के बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाती हैं, क्योंकि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। उन्हीं में ही वो श्वसन कर सकती हैं। पर बहुत सारी ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो कि क्या करती हैं कि पानी के बाहर में भी वो सांस ले सकती हैं। कौन कौन सी मछलियाँ ऐसी होती हैं? ठीक है, तो बहुत सारी जैसे मांगुर, कवई हो गई, ये सब में क्या होता है कि सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मछलियों में गिल्स मुख्य श्वसन अंग हुआ और इसके अतिरिक्त भी एक अंग पाया जाता है जो वायुमंडल को सीधे अपने श्वसन अंग के द्वारा अवशोषित कर सकते हैं। श्वसन अंग के द्वारा सांसों को लिया जा सकता है, ऑक्सीजन को लिया जा सकता है। इसको हम लोग अतिरिक्त श्वसन अंग या फिर सहायक श्वसन अंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मांगुर, इसमें मांगुर है, इनका श्वसन अंग जो होता है वो लिखा गया है कि कदम फूल के समान स्थित रहता है। कहाँ पर? गिल्स के पीछे, जिसको इसे हम लोग एरबोरेसेंट भी कहा जाता है, एरबोरेसेंट अंग भी कहा जाता है। ठीक है, एरबोरेसेंट अंग भी कहा जाता है। और जो कवई होता है इसके श्वसन अंग गिल्स के पीछे रहता है और इसका आकार गेंदा फूल के समान होता है। इसको हम लोग लिब्रिथिन भी कहा जाता है, लिब्रिथिन ऑर्गन भी कहा जाता है। उसी तरह से सींगी मछली हुआ, इनमें भी पाया जाता है सहायक श्वसन अंग। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी, ये सहायक श्वसन अंग हम लोग अभी तक यहीं तक ही कवर करते हैं। मांगुर, कवई, सिंगी, इनमें सहायक श्वसन अंग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लंग्स के जरिए और भी मनुष्य और बहुत सारे ऐसे जीवधारियों के बारे में जानेंगे जो इनका जरिया लंग्स के जरिए ही श्वसन करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए। आई होप सो कि मैंने अभी जितना बताया उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।